नमस्कार, वंदे मातरम। मैं भारतीय सत्य स्वतंत्र नागरिक राघवेंद्र आप सभी को नमस्कार करता हूं और आज का लेक्चर लेकर के आया हूं जिसका नाम है भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय के अंतर्गत भारतीय संविधान और कुपोषण। तो जानिएगा क्या है भारतीय संविधान और कुपोषण के बारे में। भारतीय संविधान का प्रावधान, जैसा कि टॉपिक चल रहा है कुपोषण से संबंधित, गरीबी, भुखमरी और कुपोषण भारत में। तो यहां पर जानिए भारतीय संविधान और कुपोषण। तो भारत संविधान का अनुच्छेद 21 से प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठित एवं गरिमामय जीवन का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर हो और कुपोषण की समस्या से ग्रसित ना हो। यहाँ पे फिर भी भारतीय संविधान में पोषण युक्त भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। यहाँ पे अनुच्छेद 47 जो है, इसमें राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने अर्थात बढ़ाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करे। ये बताया गया है अनुच्छेद 47। अब यहाँ पे अंतः संविधान के मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधानों में अप्रत्यक्ष रूप से, जबकि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधानों में प्रत्यक्ष रूप से कुपोषण को खत्म करने की बात की गई है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान और कुपोषण बताया गया। अब यहीं पे इसी के अंतर्गत निष्कर्ष इसमें क्या है इसके बारे में। तो निष्कर्ष जो होगा इसका अध्ययन बताते हैं कि कुपोषण नवजात के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। अल्पपोषित बच्चे प्रायः विद्यालयों में निम्न स्तरीय शैक्षणिक दर्शन करते हैं और परिणाम स्वरूप भविष्य में निम्न आय उच्च प्रजनन दर तथा अपने बच्चों की अनुपयुक्त देखभाल के साथ निर्धनता के अंतरपीढ़ीगत संचरण के भागीदार बनते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आज के कुपोषित बच्चे कल के अकुशल मानव संसाधन, बेरोजगार और अल्प शिक्षित वयस्क आबादी का निर्माण करेंगे। वस्तुतः देश का एक हिस्सा 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में जीवन यापन कर रहा है और यहाँ पे अधिकाधिक वस्तुओं और सेवाओं तथा संसाधनों का उपभोग कर रहा है। दूसरी तरफ यहीं पे भारत में इससे काफी बड़ा हिस्सा जो है अपनी भूख को मिटाने के लिए उचित मात्रा में भोजन तथा पोषक युक्त खाद्य उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे किसी देश में मौजूद आर्थिक एवं पोषण क्षेत्र में असमानता उस देश के संतुलित एवं समावेशी विकास में बहुत बड़ी बाधा है और उस देश के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर व्यापक प्रश्न चिन्ह पैदा कर सकती है। यहाँ पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि भोजन में पोषक तत्वों की कमी कुपोषण का सबसे प्रमुख कारण है, लेकिन समाज के एक बड़े हिस्से में इस संबंध में जागरूकता की अत्यंत कमी और साफ सफाई का अभाव जैसे अनेक अन्य कारण हैं जिन्हें कुपोषण के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। बच्चों में कुपोषण की इस समस्या का समाधान करना अति आवश्यक है। इसके लिए एक खाद्य और पोषण आयोग की स्थापना, संपूर्ण देश में पोषण के स्तर को बढ़ाए जाने की अतिशीघ्र जरूरत एवं इससे संबंधित सटीक नीति एवं उसके उचित क्रियान्वयन जैसी बातों पर ध्यान देना चाहिए।
ध्यान देना चाहिए। तो यह निष्कर्ष भी बताया गया यहाँ पर। तो यह हो जाता है भारतीय संविधान और कुपोषण के बारे में। क्या प्रावधान है भारतीय संविधान का कुपोषण पर, इसके बारे में बताया। अब यहीं पर बच्चों व महिलाओं को कुपोषण से बचाने की रणनीति और सरकारी प्रयास के बारे में जानिए। तो यहां पर कह सकते हैं बच्चों व महिलाओं को कुपोषण से बचाने की रणनीति और सरकारी प्रयास के बारे में। पॉइंट, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट में भोजन के सेवन एवं कुपोषण पर कोविड-19 महामारी के प्रभावों का अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से लगभग सभी निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में कोविड-19 का प्रभाव पड़ा है। विश्व में एशिया में लगभग आधी आबादी कुपोषित है, यहाँ पे कुपोषित है, और यहाँ पे कुपोषित है। तो वहीं अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप में एक तिहाई आबादी कुपोषण से पीड़ित है। पॉइंट, रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य क्रमांक 1 जो है गरीबी को कह सकते हैं, गरीबी को खत्म करना। तो सतत विकास लक्ष्य कार्यक्रम 1 है, तो यहाँ पे 1 में जो है गरीबी को खत्म करना 2030 तक, और यहाँ पे तथा लक्ष्य क्रमांक 2 है इसका सतत विकास का हुआ है भूखमरी समाप्त करना। तो यहाँ पे इनको प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, साबित नहीं होता दिखाई दे रहा लक्ष्य 2030 का सतत विकास। तो यहाँ पे कोविड-19 महामारी ने कुपोषण को उसके सभी रूपों से मिटाने के प्रयासों के लिए चुनौती उत्पन्न कर दिया है। जो कोरोना आया था बीच में, उसने जो कोरोना काल चल रहा था, इतना लंबा चला था। अब यहाँ पे आय में कमी, तो आय में कमी के कारण स्वस्थ भोजन हेतु लोगों के सामर्थ्य में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व की लगभग 1/3 महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। पॉइंट, वर्ष 2018-2020 के दौरान भारत में कुल आबादी के बीच कुपोषण का प्रसार 15.3% था, जो वैश्विक स्तर पर काफी कम है। तो यहाँ पे देश में वयस्क आबादी में मोटापे की व्यापकता वर्ष 2012 में 3% से बढ़कर वर्ष 2016 में 3.9% हो गई है। साथ ही महिलाओं में एनीमिया का प्रसार वर्ष 2012 में 53.2% से वर्ष 2019 में 53% तक मामूली सुधार हुआ है। यहाँ पर भारत में शिशु सुरक्षा व मातृ सुरक्षा के समक्ष कुपोषण एक बड़ी चुनौती के रूप में विद्यमान है। मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों यहाँ पे गौंड आदि जनजाति जो है में तो बच्चों में कुपोषण की दर 80% तक है। इसलिए भारत सरकार व अनेक राज्य सरकारों ने बच्चों व महिलाओं को कुपोषण से बचाने की अनेक योजनाएं बनाई हैं। भारत ने वर्ष 2012 को सामान्य टीकाकरण को तेज करने के वर्ष के रूप में घोषित किया। यहीं पे वर्तमान में पूर्व टीकाकरण दायरे में 60% से अधिक बच्चों को शामिल किया गया है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य पूर्व टीकाकरण के दायरे में सुधार करना और सभी शहरी और मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों तक पहुंच बनाना है। और यहाँ पे खासकर हेपेटाइटिस बी और 5 रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण की दूसरी खुराक की शुरुआत कर भारत सरकार ने सार्वभौमिक हर बच्चे तक कह सकते हैं सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का भी विस्तार किया है भारत सरकार ने। तो यहाँ पे भारत में टीकाकरण सेवाओं प्रणाली की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे टीकाकरण सेवाओं को हर बच्चों टीकाकरण की सेवाओं को जो है
हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए वेब आधारित ऐप ट्रैकिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है, जिसमें 10 मिलियन से भी अधिक बच्चों का डाटाबेस तैयार है इसमें। और यहाँ पर भारत में कुपोषण व अन्य सांक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1974 में विस्तारित टीकाकरण अथवा यहाँ पे प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। भारत को वर्ष 1977 में स्मॉल पॉक्स या कहीं चेचक से मुक्त घोषित किया गया था वर्ष 1977 में। तो यहाँ पे इसके बाद ही भारत में प्रतिरक्षण कार्यक्रम को वर्ष 1978 में विस्तारित प्रतिरक्षण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इस पर वर्ष 1985 में व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में विशेष बल दिया गया तथा देश में वर्ष 1989 से 1990 तक सभी जिलों को कवर करने के लिए यह उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का भाग बन गया। यहाँ पे चूंकि वर्ष 1997 में टीकाकरण राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक था, इसलिए यह वर्ष 2005 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत टीकाकरण एक मुख्य क्षेत्र है। व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार 7 वैक्सीन, यहाँ पे 7 वैक्सीन अनिवार्य रोगों जैसे डिप्थीरिया रोग हो गया, और यहाँ पे कुकुर खांसी रोग हो गया, और टिटनेस हो गया, और चौथा है पोलियो, पांचवा है खसरा एवं सातवां है बालपन क्षय रोग जिसे कहते हैं, तथा यहाँ पे हेपेटाइटिस बी इसके तीव्र रूप से बचाने के लिए टीकाकरण कर रही है, चल रहा टीकाकरण का अभियान। तो अब यहाँ पे यहाँ पे टीके का टीकाकरण भी इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। पेंटावायलेट, तो यहाँ पे अब जो है पेंटावायलेट टीके का टीकाकरण भी इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि बताया गया, बच्चों व महिलाओं को कुपोषण से बचाने की रणनीति और सरकारी प्रयास की बात हुई। यहीं पर जानिए राष्ट्रीय पोषण रणनीति के बारे में। तो क्या है राष्ट्रीय पोषण रणनीति, इसके बारे में यहाँ पे बात होगी। जैसा कि समझ सकते हैं आप, राष्ट्रीय पोषण रणनीति, तो यहाँ पे नीति आयोग के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय पैनल ने 10 सूत्रीय पोषण क्रिया योजना तैयार की है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री के कुपोषण मुक्त भारत के दृष्टिकोण के अनुसार शासन सुधारों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य स्थानीय आवश्यकताओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए अनुकूलित राज्य, जिला या कार्रवाई योजनाएं बनाई। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण रणनीति सर्वाधिक सुभेद और अति संवेदनशील आयु समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2030 तक कुपोषण के सभी प्रकारों को कम करने में प्रयासरत है। पॉइंट, राष्ट्रीय पोषण रणनीति में राज्य सुधारों, राज्य जिला कार्यान्वयन और कार्यक्रमों के अभिसरण और परामर्श और समुदाय आधारित निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि देश में कुपोषण की स्थिति
को काफी कम किया जा सके। पॉइंट, यह रणनीति राज्यों को पोषण परिणामों की जवाबदेही के साथ विकेंद्रीकृत योजना और स्थानीय नव प्रवर्तन के माध्यम से रणनीतिक विकल्प बनाने के लिए सक्षम बनाती है। यहाँ पे पॉइंट, कुपोषण रणनीति में एक ढांचे की परिकल्पना की गई है जिसके तहत पोषण के 4 निर्धारण हैं: स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन, पेयजल और स्वच्छता तथा आय और आजीविका, जो भारत में कुपोषण में कमी लाने के लिए मिलकर काम करते हैं। जैसे पॉइंट, पोषण रणनीति की रूपरेखा में स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत से जुड़ी एक कुपोषण मुक्त भारत की परिकल्पना की गई है। तो यह हो जाता है राष्ट्रीय पोषण रणनीति की बात। अब यहाँ पे व्याख्या किया गया और इसके पहले बच्चों व महिलाओं को कुपोषण से बचाने की रणनीति और सरकारी प्रयास के बारे में, और इसके पहले हमने यहाँ पे समझा वह रहा निष्कर्ष, किस पक्ष में निष्कर्ष रहा यहाँ पे, जो रहा भारतीय संविधान और कुपोषण के प्रभाव के लिए। तो इसके पहले यहाँ पर और बताया गया जो रहा भारतीय संविधान और कुपोषण, तो अर्थात भारतीय संविधान के तहत जो प्रावधान किए गए हैं कुपोषण के, उसके बारे में यहाँ पे अध्ययन किया गया। तो यहाँ पे भारत का विकास, हर एक राष्ट्र का विकास उस देश के प्रत्येक नागरिक से जुड़ा हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।